यदि आप मैट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम से और आपको बायोलॉजी समझ में नहीं आती है, तो आज मैं आपको बायोलॉजी का पहला चैप्टर इतना इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। जैसे कि आपको स्लाइड करते हुए दिख रहा होगा, हर चीज़ को मैं बढ़िया तरीके से डिफाइन किया हूँ, साथ ही साथ उसका फोटो भी डाला हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो यदि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, 10th की तैयारी करते हैं, 10th में बढ़िया नंबर से पास होना चाहते हैं, तो इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पर क्लास 10 की ही हिंदी मीडियम में तैयारी कराता हूं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। चैप्टर उससे 6 में आता है, लेकिन बायोलॉजी का यह पहला चैप्टर है। इसका नाम है जैव प्रक्रम यानी पोषण। चलिए इसको शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे और आपको दिख रहा होगा, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। आपको दिख रहा होगा वह सारी क्रियाएं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वो जैव प्रक्रम कहता है। जितने भी क्रियाएं होती हैं, जितने सारी क्रियाएं होती है, उन सभी के द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों का पालन पोषण होता है, वो जैव प्रक्रम कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। पोषण अब क्या होता है? वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। जैसे कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कि वह विधि हो गया जिससे जीव जो होता है पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, ठीक है, और उनका उपयोग करके पोषण उपयोग करता है, वही पोषण कहलाता है। जैसे हमें किसी चीज़ की ज़रूरी पड़ेगा, जैसे दाल चावल खाने के लिए, उसका उपयोग करेंगे, वो जाएगा बॉडी में, वो क्या करेगा, पोषण को पोषक तत्व होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, सबको अलग अलग हमारी जो बॉडी की जरूरी होगा वो उसको देगा, तो ये पोषण कहलाता है। जैसे बच्चा पोसाता है, गांव में आप लोग देखते होंगे, अगर आप गांव से हैं तो आपको मालूम होगा पोसाना यानी बच्चा पोसा रहा है, पोसा मतलब पोषण हो रहा है, यानी उसका पालन पोषण हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह के पिक्चर आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ से हमको पोषक तत्व मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यही सब हमको मिल करके ये हमारे बॉडी में जाता है और हमको धीरे धीरे बड़ा करता है। चलिए आगे देखते हैं पोषण की विधियाँ कितनी होती है। पोषण की विधियाँ, जीवों में पोषण मुख्यतः दो प्रकार यानी दो विधियों द्वारा होता है। पहला है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। देखिए दो विधि है पोषण की, पूछेगा कितनी विधि है, तो दो विधि है, एक है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। चलिए अगला देखते हैं। स्वपोषण क्या होता है? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रह करके अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषी कहलाता है। अब स्वपोषी जैसे अपना भोजन स्वयं बनाता है और अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है। जैसे पेड़ पौधा हो गया, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो पेड़ पौधा क्या हो गया, एक स्वपोषण हो गया, ठीक है। अब देखिए परपोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। जैसे हम लोग पेड़ पौधा से प्राप्त करते हैं, जानवरों से प्राप्त करते हैं, जानवर भी पेड़ पौधे पर डिपेंड रहता है, तो वो सब क्या हो गया, परपोषण हो गया, ठीक है। स्वपोषण जो स्वतः भोजन बनाता है, पेड़ पौधा ही स्वतः भोजन बनाता है, और परपोषण तो हम लोग दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, दाल चावल गेहूँ आटा जो भी चीज़ है हम खेत में उपजाते हैं, यानी पेड़ पौधा पर डिपेंड। अगर पेड़ पौधा नहीं होगा तो फिर हमारा होगा, हम लोग जो है जानवर पर भी डिपेंड रहते हैं, उससे दूध निकालते हैं, दही निकालते हैं, दूध से ही दही बनाते हैं, अंडा होता है, मांस होता है, ये सब जानवर पर डिपेंड है। अगला देखते हैं परपोषण के प्रकार। परपोषण के कितने प्रकार होते हैं और परपोषण क्या होता है? देखिए परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मृतजीवी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण क्या होता है, एक बार हम और रिपीट करते हैं। देखिए पोषण की वह विधि जिसमें जीव जो होता है अपने भोजन के लिए मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे कवक हो गया, आप यहाँ पर देख रहे हैं कवक, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, ये दोनों कवक का ही पिक्चर है, और ये कवक बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया यहाँ पर आप देखते हैं, बैक्टीरिया हो गया ये वाला, और ये प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये है आपका, ठीक है, 1 मिनट भाई घबराइए नहीं, हाँ, ये आपका हो गया बैक्टीरिया, ये हो गया आपका प्रोटोजोआ, ये दोनों कवक है। जैसे कि आप गोबर छत्ता देखते हैं ना, मशरूम भी होता है उसी तरह का, तो गोबर छत्ता मशरूम, गांव में गोबर छत्ता कहता था। पहले पोरा का टाल होता था ना, तो पोरा का टाल जब बारिश होती थी तो पोरा का टाल सड़ जाता था, तो वहाँ पर उसके अंदर से गोबर छत्ता निकलता था। हमारे दरवाजे पर था, हमने कई बार देखा है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा का होता है परजीवी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव जो होता है अपने पोषण के लिए दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है।
क्या होता है, एक बार और रिपीट करते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने पोषण के लिए दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कवक भी आता है, जीवाणु भी आता है, गोल कृमि भी आता है, हुकवर्म भी आता है, मलेरिया, परजीवी, ये सब होता है। तो देखिए जीवाणु है, ये गोल कृमि जैसे कि चंगड़ा होता है, बच्चा सब होता है ना, बच्चे में चंगड़ा निकलता है टॉयलेट के माध्यम से, समझ में आया, चंगड़ा निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, गोल कृमि कहते हैं हिंदी भाषा में। ये आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ये आप जानते हैं हुकवर्म है, हुकवर्म, ये जो हुकवर्म बोलते हैं ना, ये हुकवर्म है, ये एक टाइप का होता है, पिक्चर आपको दिख रहा होगा हुकवर्म का। उसके बाद ये देख लीजिए वोमिटिंग होता है, डायरिया वगैरह हो जाएगा तब, ठीक है, मलेरिया होगा ना तो वोमिटिंग होगा, माथा दर्द करेगा, बुखार लगेगा, पसीना ज़्यादा गिरेगा, ये सब होता है। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका परजीवी हो गया, ये आपका परजीवी हो गया। इस तरह से आपको डिफाइन कर दिया हमने, यानी कि डिफाइन ये किया है कि परजीवी पोषण जो होता है जिसमें जीव पोषण के लिए दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसे अपना भोजन प्राप्त करता है, परजीवी पोषण कहलाता है। क्लियर। अगला देखिए प्राणी संपोषण, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। एक बार और रिपीट करते हैं कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। जैसे हो गया अमीबा, मेढक, मनुष्य। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेड़ पौधे पर डिपेंड हैं, जानवर पर डिपेंड है, इस तरह से हमारा भोजन ग्रहण होता है। उसमें क्या होता है, अमीबा भी होता है। तो ये अमीबा का पिक्चर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अमीबा का पिक्चर है। ये मेढक का जीवन चक्र, ये देखिए मेढक है, अंडे जब होता है तो ये अंडा देता है मेढक, ये शुरू में बनता है, उसके बाद ये बनता है, फिर ये वयस्क मेढक बन जाता है, फिर ये अंडा देता है। इस तरह से इसका जीवन चक्र चलता है। मनुष्य जो होता है, मनुष्य के बारे में आप जानते हैं, जिस तरह से मनुष्य योनि में दो चीज़ होती है, एक होता है मानव और एक होती है औरत। तो मानव में भी जन्म ले सकते हैं, औरत में भी लेंगे, लेकिन ये सब क्या है, ये सब प्राणी संपोषण है। आपसे एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राणी संपोषण है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको एक मान लीजिए कि अमीबा रहे, चाहे मेढक रहे, चाहे मनुष्य जाति रहे, चाहे मानव जाति रहे, तो क्या होगा। तो आप जानते हैं ना कि आप इतने समझदार तो हो ही जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है, फिर से इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। देखिए सूर्य की ऊर्जा, जो सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट में होता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में एक्चुअली होता क्या है, ये सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु जो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज जो होता है बनाता है और कार्बोहाइड्रेट में होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर को, यहाँ पर आप ऑक्सीजन जो है यहाँ पर मिलता है। ये क्या करता है, वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश को लेता है। आप इसे अपने लैंग्वेज में बना सकते हैं कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब पौधे पृथ्वी से पानी तथा जल लेकर के तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के अपना भोजन बनाता है, उसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण में मेनली जो चीज़ होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले सूर्य की ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज और पानी, ये 4 चीज़ों की जरूरी होता है। इसी प्रक्रिया से वो अपना खाना बनाता है और हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, ठीक है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ से ये वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रकाश ऊर्जा ले रहा है, ये सब चीज़ यहाँ से पूरा पिक्चर आपको डिफाइन कर दिया होगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या पदार्थ होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें पूर्ण रहित या क्लोरोफिल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या सूर्य का प्रकाश होता है। क्लोरोफिल भी होता है ना, क्लोरोफिल पूर्ण रहित, पूर्ण हरित यानी पौधा तो सबसे पहले हरा होना चाहिए ना, हरा पौधा ही खाना बना पाएगा ना। अब जैसे आदमी कोई देत कर जाएगा तो कुछ काम करने लायक नहीं बचेगा ना, उससे से पेड़ पौधे हरा रहेगा, वही खाना बनाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, जल लेगा, सूर्य के प्रकाश लेगा और खनिज वगैरह लेगा जो पृथ्वी से रहता है, वो ले करके पूरा कंप्लीट करता है, जिसे पूर्ण हरित या क्लोरोफिल भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए उपाचय, सजीव के शरीर में होने वाली सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाएं उपाचय कहलाती है। सजीव के शरीर में, यानी कि सजीव जैसे हम हो गए, पेड़ पौधा हो गया, उसके बाद जीव जंतु हो गया, तो सजीव के शरीर में होने वाली सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाएं जो होती है वो उपाचय कहलाती है।
जैसे अमीबा अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होना, ये सब क्या होता है, ये उपाचय होता है। ठीक है, अब ये देखिए एमिनो एसिड अकार्बनिक यौगिक जिसमें एक एमिनो समूह होता है NH2, यहाँ पर देख सकते हैं इसका पिक्चर भी दिया हुआ है। एमाइन ग्रुप है, वेरिएबल होता है HN। ठीक है, HN यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, NH2 इसमें ग्रुप होता है, एमिनो प्रोटीन एसिड। ठीक है, एसिड प्रोटीन। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखिए ग्लाइकोन स्ट्रक्चर उसी का दिया हुआ है और यहाँ पर ग्लूकोज है, तो ग्लाइकोन और ग्लूकोज इसी से दिया हुआ है। जैसे कि इसमें क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोन का निर्माण होना। अब ये ग्लूकोज से ग्लाइकोन का जो निर्माण होता है, ये ग्लाइकोन होता क्या है, देखिए ग्लाइकोजन BS ग्लूकोज यानी ग्लाइकोजन और ग्लूकोज में क्या अंतर होता है, हम यहाँ पर नोट लिखे, इस नोट को बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा। क्लियर, देखिए ग्लूकोज और ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ग्लाइकोजन जानवरों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रूप है। दूसरी ओर ग्लूकोज एक साधारण चीनी है। ग्लूकोज एक साधारण चीनी है जो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है। इसके अलावा ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, जबकि ग्लाइकोजन एवं पॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का भंडारण प्रकार है। मांसपेशियां, जिगर, यहाँ तक कि मस्तिष्क में बनता है और रखा जाता है। ग्लाइकोजन एक द्वितीय ऊर्जा आरक्षित है। वास्तव में यह एक बैकअप ऊर्जा स्रोत होता है। बैकअप होता है ना, जैसे आप लोग देखते हैं कि बैकअप के लिए ईमेल आईडी रखते हैं, उस तरह से बैकअप होता है। जब ग्लूकोज अनुपलब्ध हो जाता है, ये दोनों एक अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, जीवों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह ग्लाइकोजन और ग्लूकोज के बीच के अंतर को सरासित करता है। अब देखिए अमीबा में पोषण होता है कि पोषण एक्चुअली होता क्या है कि अमीबा में, ये अमीबा है। अमीबा आप देख सकते हैं, अमीबा भोजन के अपने पादप की सहायता से घेर लेता है, खाद्य रिक्ता करता है। केंद्रक ये है इसका। और दूसरा होता है पदार्थ या कुटपाद, तीसरा होता है खाद्य रिक्ता या खाद्य खंड, चौथा होता है अमीबा पोषण। ये चार चीज़ होती है और ये होता है, इसी को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि अमीबा एक सरल प्राणी संपोषण जीव है। यह मृदु जलीय, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार कुटपादों के बढ़ने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। अमीबा का भोजन शैवाल की छोटी छोटी टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि है। ठीक है, यानी अमीबा का भोजन क्या होता है कि शैवाल के छोटे छोटे बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अमीबा, ये डायटम हो गया, ये सब चीज़ इसका जीवन यानी कि इसका एक तरह से भोजन होता है। ठीक है, चलिए अमीबा में पोषण, अंतःग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। यानी अमीबा में जो पोषण होता है वह अंतःग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता, बल्कि शरीर की सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, हम थोड़ा जूम कर देते हैं, घबराइए नहीं। ये आप पिक्चर देखिए, भोजन कुटपाद कहीं से भी कर सकता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अमीबा जब भोजन के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपादों का निर्माण करता है। कुटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह घेर लेते हैं। धीरे धीरे कुटपादों के सिरे तथा फिर पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह एक भोजन रसधानी का निर्माण हो जाता है, जिसमें भोजन के साथ जल भी होता है। चलिए ये चीज़ इसके लिए था। अभी हम अमीबा में पोषण के बारे में भी यहाँ देख सकते हैं, कहाँ से क्या क्या चीज़ होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर मालूम चल गया होगा। अब हम जो अगला देखते हैं वो ये देखते हैं कि भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। अपने भोजन निकलने के लिए शरीर के किसी भाग में अस्थायी छिद्र का निर्माण ये करता है। ठीक है, जिससे अपना भोजन बाहर निकल जाता है। यानी भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। लेकिन क्या होता है कि अपने भोजन निकालने के लिए शरीर के किसी भाग में अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है। ठीक है, और जिससे अपना भोजन बाहर निकाल लेता है। क्लियर, अगला देखते हैं कि मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है उसके बारे में हमको देखना है कि मनुष्य का पाचन तंत्र होता क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर, मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में आपको पिक्चर ही दिख रहा होगा। यहाँ से पूरा चीज़ है और आप यहाँ से इसको पिक्चर ले भी सकते हैं। ठीक है, देखिए मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। ये आहार नाल, ये जो देख रहे हैं ना, ये आहार नाल होता है पूरा। क्लियर, ये आहार नाल की तरह हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये मनुष्य के आहार नाल, ये देख रहे हैं, मेन चीज़ हम यहाँ पर पिक्चर डिफाइन कर दी, ये मेन है आहार नाल पूरा, और ये बॉडी में इस तरह से रहता है आहार नाल। क्लियर, आहार नाल मनुष्य का आहार नाल एक
कुंडलित रचना होती है। कुंडलित देख रहे हैं, कुंडलित मतलब रचना होती है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुखगुहा से शुरू होकर के मलद्वार तक फैल जाती है, यानी मुखगुहा से ये शुरू होता है, मलद्वार जैसे कि पीछे हम टॉयलेट वगैरह करते हैं उससे ये निकल जाता है। ठीक है, मुखगुहा आहार नाल का पहला भाग है जो मुखगुहा को बंद करने के लिए 2 मांसले होठ होते हैं। मुखगुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। देख रहे हैं, ये जीभ हो गया और ये ऊपर भी दांत है और बच्चा के ऊपर नीचे भी दांत है। तो ये कह रहा है कि ये पहला भाग होता है। मुखगुहा को बंद करने के लिए 2 मंसाल होठ होते हैं। एक होठ यहाँ पर देख रहे हैं, एक होठ यहाँ पर देख रहे हैं, 2 होठ होते हैं, दोनों तरफ दांत होते हैं, बीच में जीभ होते हैं। ठीक है, ये पिक्चर यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। लार में अब देखिए मुंह से जो लार निकलता है, जैसे कि सुबह सुबह उठते हैं तो मुंह में से लार निकलता है। अब सोते सोते बहुत बच्चा का लार यहाँ से यहाँ तक ले निकल जाता है, पूरा रहता है। तो लार में एमिलेस नामक एंजाइम पाया जाता है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि लार में क्या पाया जाता है? लार में एमिलेंस नामक एंजाइम पाया जाता है। ये देखिए बच्चा है, थूक गिरा रहा है ना, ये थू 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 करता रहता है ना, ये थू थू वाला ये, ठीक है ना, बच्चा से फुर फुर करता है, ये इसका लार निकलता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रास नली मुखगुहा से लार से सना हुआ भोजन निगलदार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। यानी ग्रास नली यानी मुखगुहा में जब ये मुंह में खाते हैं तो थूक वगैरह होता है, ये थूक में ही पाया जाता है। ठीक है, ये थूक में जब ये मिल जाता है वो खाना, तो ये भोजन निगलदार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। ये क्या करता है? ग्रास नली में पहुंचता है। और ग्रास नली में पहुंचने के बाद ये क्या करता है? भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न या शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि ग्रास नली पाचन की क्रिया होती नहीं है। ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंचता है और तब वहाँ से भोजन ग्रास नली से अमाशय में पहुंचता है। अब ये देखिए कि अमाशय कहाँ होती है? ये ग्रासनी होता है, ये ग्रास नली देख रहे हैं, ये ग्रास नली, ये डिफाइन किया हुआ है। और अमाशय आप देखिए, ये अमाशय ये वाला भाग है। अमाशय अग्नाशय पलिया होता है। और ये देखिए बड़ी आंत में ये 3 चीज़ होता है, सीकम बृहदांत मलाशय और यकृत। ये छोटी आंत में गृहणी अग्रछुदांत सुदांत होता है। अब ये देखिए अमाशय होता है। ठीक है, अब देखिए अमाशय क्या है? एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है, एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है जो उदर गृहों के बाईं ओर होता है। ये देख रहे हैं बाईं ओर, इधर दाहिना तरफ होगा, ये दाहिना होगा, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैल जाती है, अनुप्रस्थ दिशा में इस तरह से फैलता है। क्लियर? अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन प्रारंभ होता है। यानी अमाशय क्या करता है? ये पचाता है, तो प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी यानी कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करता है। अब देखता है कि छोटी आंत, हम आपको पहले बता दी कि छोटी आंत, ये देख रहे हैं छोटी आंत यही होता है, ये अमाशय के जस्ट नीचे वाला क्या होता है? तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यह बेलनाकार रचना है। छोटी आंत में आहार नाल की क्रिया पूर्ण होती है, यानी आहार नाल की जो पूरी क्रिया होती है छोटी आंत में ही पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये आपको पूछे हुआ है कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, यानी 6 का दिया जो होता है 3 होता है, तो उससे 50 कम कर देंगे, 2.5 हो जाएगा। आप देखिए छोटी आंत हम आपको यहाँ बताया तो छोटी आंत है, यही होता है छोटी आंत, यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी डिफाइन हम कर दिए हुआ, यहाँ पिक्चर में भी डिफाइन कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं यकृत। ये देख रहे हैं यकृत जो है, जैसे कि करेजी उरेजी वगैरह आप लोग कहते हैं, मुर्गा खरीदने जाते होइएगा, मांस के मटन या चिकन खरीदने जाते होइएगा तो आप कहिए ओ करेजी रखा, करेजी, तो यही यकृत होता है, जिसे करेजी ही बोला जाता है, दिल ही बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित है। यकृत कोशिकाओं से पीत का स्त्राव होता है। इस क्या होता है? पीत का जो होता है वो स्त्राव होता रहता है, उसको सफाई करते रहता है, नहीं तो आपका पूरा ब्लड ही जहर बन जाएगा। ठीक है, अब ये देख रहे हैं कि ये है, ये यकृत होता है, या आप देख ले। अब देखिए विश्व लीवर यकृत दिवस जो होता है 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? स्वास्थ्य खाना खाएं, अल्कोहल ड्रग्स और धूम्रपान को न लें, किसी भी तरह की दवा लेने से पहले अपने चिकित्सक को परामर्श करें। अगर इस तरह के ले लेंगे, अगर आपका यकृत खराब हुआ तो पीत बनने लगे, इसके बाद आपका पीत अगर फटा तो ब्लड जहर बन जाएगा पूरा, उसी समय आदमी का देहांत हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि यकृत दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। इसकी लंबाई कितनी होती है आप जान सकते हैं, दाहिने भाग में होता है, यकृत कोशिकाओं से पीत का स्त्राव होता है, दाहिने भाग में होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर पिक्चर में आपको डिफाइन कर दे, आपको क्या लगेगा? ये देखिए, ये दाहिने भाग में, यह अंदर की तरफ होता है, ये देख रहे हैं, ये होता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। पीत के 2 मुख्य कार्य। ये देखिए, ये पीत है, ये यहाँ पर, ये देख रहे हैं ना, यही पीत के 2 मुख्य कार्य। ठीक है, अब ये आपको पिक्चर दिख रहा होगा। पीत अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। यानी ये क्या करता है? अम्लीयता को नष्ट करके क्षारीय बना देता है, ताकि अग्न्याशय रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। यानी कि इसका एक कारण होता है जिसको वो कर दे, ताकि उस पर वो कोई क्रिया कर सके और वो आगे का काम प्रकार कर सके।
पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा के विखंडन तथा पायसीकरण होता है ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सकें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नोट हम कुछ देख लेते हैं। दरअसल पित्त दोष होने पर शरीर में कई तरह के लक्षण दिखते हैं, जैसे कि आप लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि लाइफ में स्वास्थ्य धन है, हेल्थ इज वेल्थ कहा गया हुआ है। जैसे एसिडिटी, कब्ज, पेट में दर्द या मरोड़, भूख अचानक से कम हो जाना या बढ़ जाना, संक्रमण की चपेट में आना, बालों का झड़ना, हार्मोन में असंतुलित होना, गले में खराश होना, नींद की कमी, दिमाग में नेगेटिव बातें आना, सब्र की कमी होना और हर वक्त परफेक्ट दिखने की इच्छा होना आदि पित्त दोष के लक्षण होते हैं। जब आपके बॉडी में पित्त दोष के लक्षण हो गए तो ये सब जैसे मुरोड़ होना, दर्द होना, कब्ज, पेट में दर्द, अचानक भूख लगना, चपेट में आना, बालों का झड़ना, हार्मोन में असंतुलित होना, गले में खराश होना, नींद की कमी होना, दिमाग में नेगेटिव आना, सब्र की कमी होना, ये सब क्या होता है? ये पित्त की कमी खराबी होने पर होता है। यानी कि पित्त दोष के लक्षण सिर्फ शरीर पर नहीं दिमाग पर भी दिखता है, यानी दिमाग भी आपका खराब करता रहेगा। ठीक है, ये देख रहे हैं कि ये महिला को आप देख रहे हैं पित्त दर्शन, पित्त का प्रॉब्लम है। ठीक है, पित्त पर जोर देने वाली चीज़ों को खाना, जैसे कि नमक, मिर्च, मसाले वाला खाना, डीप फ्राइड फूड, रेड मीट, प्रोसेस्ड फूड और लहसुन, प्याज का ज़्यादा सेवन पित्त दोष को बढ़ाता है। ब्लैक टी, कैफीन, निकोटिन या स्मोकिंग, एल्कोहल या शरीर को ट्रिगर करने वाली चीज़ों का सेवन, ज़्यादा देर तक धूप में रहना भी पित्त दोष का कारण बनाता है। इसीलिए सब चीज़ से बचिए और ये सब चीज़ आपको बचाएगा। लहसुन, ठीक है, और ज़्यादा मिर्च मसाला ये सब मत खाइए, नहीं तो पित्त का हो जाएगा। पित्त दोष को डाइट के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है। शरीर को आराम दे, ठीक है, उसको एक्सरसाइज करे, जो पसंद हो रेगुलर एक्सरसाइज करे, योगाभ्यास करे, मेडिटेशन करे, सब चीज़ करेंगे तो आपको पसंद आ जाए, मतलब आपका पित्त एक नॉर्मल हो जाएगा। अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की ग्रंथि होती है जो अग्नाशय कहलाती है। यानी अग्नाशय क्या होता है कि अमाशय के ठीक नीचे, ये अमाशय देख रहे हैं ना, अमाशय के ठीक नीचे जो होता है एक पीला टाइप का, ये देख रहे हैं, ये अग्नाशय के ठीक नीचे होता है। अमाशय के ठीक नीचे अग्नाशय होता है। यहाँ पर हम जूम कर देते हैं, आपको थोड़ा बढ़िया से समझ में आ जाएगा, आप घबराइए नहीं। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये है, ये वाला भाग है, पीला वाला जो दिख रहा है ना वो होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। बड़ी आंत, छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत दो भागों में बड़ा होता है। ये भाग केवल कोलोन तथा मलाशय या रेक्टम कहलाता है। जैसे ये देखिए बड़ी आंत का रहा है, ये तो छोटी आंत है, बड़ी आंत है। बड़ी आंत क्या होता है? सिक्रम, विदांत, मलाशय होता है, रेक्टम, कोलोन, या देख रहे हैं ना ये, तो ये यहाँ पर ये बड़ी आंत होता है। यहाँ पर ये देख रहे हैं सिक्कम होता है, ये बड़ी आंत होता है, जहाँ से हम लोग यूरिन को निकालते हैं, ये बड़ी आंत उसी टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी आंत आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिगर डिफाइन है। श्वसन क्या होता है? श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, सभी श्वसन कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं श्वसन तंत्र, नासादार, यहाँ से पूरा चीज़ होता है, ये सब हमारा श्वसन तंत्र हो गया। ठीक है, संपूर्ण कोशिकीय श्वसन को दो अवस्था में विभाजित किया गया, अवायवीय श्वसन और उसके बाद है वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन में क्या अंतर है? यहाँ पर देखिए, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। एक वायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक होता है अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, जबकि अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव में ही होता है। यहाँ देख रहे हैं कोशिका द्रव होता है, तो कोशिका द्रव में पूरा होता है, एक जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर भी पूरा होता है। ये पिक्चर है, आपको डिफाइन किया गया, आप बढ़िया से समझ लें, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होता है। यानी वायवीय श्वसन जो होता है उसमें अवायवीय श्वसन की तुलना में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। पौधे में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन की किस प्रकार भिन्न है उसके बारे में अब हमको जानना है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक तरह से कोई पिक्चर बनाया हुआ था, नेट से उठाया गया पिक्चर है, आप देख सकते हैं। क्लियर? पौधे में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। पौधे में प्रत्येक भाग अर्थात जड़, तना तथा पत्तियों में अलग अलग होता है। यानी पौधे में प्रत्येक भाग जो होता है, जैसे जड़ हो गया, ताना, पतिया, ये सब अलग अलग होता है। जंतु की तरह पौधे में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। पौधों में जंतु की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है। तो ये सब अंतर है। अगला भी होगा, चलिए। जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। जंतुओं में कितने होते हैं? 3 प्रकार के श्वसन अंग। श्वास नली या ट्रैकिया, दूसरा का होता है गिल्स तथा तीसरा होता है फेफड़ा। यहाँ पर देख रहे हैं, आपको पिक्चर दिख रहा होगा, पिक्चर में आप देख सकते हैं श्वास नली या ट्रैकिया, उसके बाद होता है गिल्स होता है, ये गिल्स और फेफड़ा होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
श्वास नली या ट्रैकिया द्वारा श्वसन कीटों जैसे टिंडा तथा तिलचट्टा में होता है। श्वास नली या ट्रैकिया जो होता है वो ट्रैकिया द्वारा श्वसन कीटों जैसे हो गया टिंडा, ये देख रहे हैं टिंडा, जैसे राम जी का घोड़ा कहा जाता है कि राम जी का घोड़ा है मत मारो। और ये जो है कोकरोच होता है, तिलचट्टा जैसे तिलचट्टा ये होता है उसमें भी होता है। तो श्वास नली या ट्रैकिया। अगला देखिए गिल्स विशेष प्रकार के श्वसन अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। श्वसन के लिए गिल्स का होना मछलियों के विशेष लक्षण है। मछलियों में गिल्स द्वारा श्वसन होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं CO2 का, यहाँ पर देख रहे हैं CO2 है, तो ये CO2 का मतलब उत्सर्जन करेगा, O2 प्लस ये ले रहा है गिल्स से, O2 ले रहा है, CO2 को यहाँ बाहर छोड़ रहा है, एक तरफ से ले रहा है दूसरे तरफ से छोड़ रहा है, ये गिल्स का काम होता है। यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखिए फेफड़ा वर्ग एफिबिया जैसे मेढक में फेफड़े के अतिरिक्त त्वचा तथा मुख ग्रसनी से भी शोषण होता है। तो मेढक में क्या होता है, फेफड़े के अतिरिक्त ये जो त्वचा देख रहा है ऊपर का, उससे भी ये अपना शोषण करने लगता है। क्लियर। अब देखिए रेप्टिलिया जैसे सर्प हो गया, लिजर्ड, कछुआ, मगरमच्छ तथा उच्चतम श्रेणी के वर्टिब्रेटा जैसे एबीज, पक्षी तथा मेमेलिया जैसे मनुष्य में शोषण सिर्फ फेफड़ों में ही होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप देख सकते हैं कि रेप्टिलिया में जैसे हो गया सांप हो गया, लिजार्ड, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, ये उच्चतम श्रेणी के वर्टिब्रेटा होते हैं जैसे एबीज, पक्षी हो गया, मेमोलियम जैसे मेमोलिया, मनुष्य हो गया में शोषण सिर्फ फेफड़ों द्वारा, मनुष्य में सिर्फ फेफड़े द्वारा ही शोषण होता है। श्वसन अंग मनुष्य में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र या लैरिक्स, श्वास नली या ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर के श्वसन अंग बनने कहलाता है। यानी कि मनुष्य में जो श्वसन अंग होता है, ये देख रहे हैं कि नसिका छिद्र, ये नसिका छिद्र होता है नस के यहाँ पर देख रहे हैं, और उसके बाद स्वर यंत्र, उसके बाद होता है लैरिक्स, श्वास नली, ट्रैकिया, ये सब मिल करके फेफड़ा मिल करके श्वसन अंग कंप्लीट करता है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ ये पिक्चर, यहाँ पर आप इसको जूम करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यह देख रहे हैं आप पिक्चर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला श्वसन क्रिया। श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहली क्रिया में हवा नासिकों से फेफड़ों तक पहुंचती है, जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में दीवार में स्थित रिक्त कोशिकाओं में रक्त में चला जाता है। देखिए श्वसन क्रिया जो होता है दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है। पहली क्रिया में हवा नासिक से फेफड़ों तक पहुँचता है। पहली क्रिया में क्या करता है, नासिक से फेफड़ों तक पहुँचता है, जहाँ इसका ऑक्सीजन जो होता है फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है। इस क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। इसके विपरीत दूसरी क्रिया उच्छ्वास कहलाती है। ठीक है, एक्सेलरेशन एक्सपिरेशन होता है। चलिए हम आगे बताएंगे, जिसके अंतर्गत रक्त से फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ नसिका से बाहर निकल जाता है। ठीक है, श्वसन की दो अवस्थाएं होती है, प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वसवास कहलाती है। श्वसन की दो अवस्थाएं होती है, प्रश्वास तथा उच्छ्वास, ये दोनों मिलकर के श्वोच्छ्वास कहलाती है। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं, ये आपको यहाँ पर देख रहे हैं श्वास नलिका कृत्रिमा नासा मार्ग है, नासा छिद्र है, ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा। देखिए वायुमंडल का शुद्ध वायु का फेफड़ों में पहुँचना तथा शुद्ध वायु का फेफड़ों से बाहर निकलने क्रिया को श्वोच्छ्वास कहते हैं। ब्रीथिंग होते हैं, ब्रीथिंग यानी सांस लेना। तो हम क्या करते हैं, ये दो होता है, एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन, एक होता है इंस्पायरेशन यानी कि निष्पसन जो होता है। तो देखिए इस क्रिया में बाहरी वायुमंडल में फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह क्रिया दो पदों में होता है, निष्पसन, इंस्पिरेशन। इस क्रिया द्वारा बाहर की शुद्ध वायु फेफड़ों में पहुंचता है। इस क्रिया द्वारा बाहर की शुद्ध वायु जैसे ऑक्सीजन होता है फेफड़ों में पहुंचता है। और निष्पसन इंस्पिरेशन, इस क्रिया द्वारा फेफड़ों की अशुद्ध वायु यानी फेफड़ा का शुद्ध वायु जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, वो मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड अंदर में बन जाता है, वही बाहर निकाल देता है, वो पेड़ पौधा ले लेता है। तो इस तरह से हम आपको पूरा बता दिए हैं। इस तरह से आपका जो चैप्टर था, चैप्टर 1, वो आपको हम क्लियर करा दिए हैं। अब से आपको कुछ भी नहीं करना है, बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि इस वीडियो के साथ साथ अगला वीडियो भी अगर आपको देखना है, कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और अगला वीडियो आपको देखना है, तो अगला वीडियो के लिए आप इस चैनल पर नए हैं और आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। और चैप्टर 7 अगला जो है बायोलॉजी का चैप्टर 2 होगा, चैप्टर 7 होगा उसके अनुसार से। तो चैप्टर 7 बायोलॉजी का चैप्टर 2 हम ले करके आएंगे जल्दी आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।